Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे. First of all, I introduce myself. Ahmed Jawad Khan, lecturer bio from Abdul Razak Fazaiya College, मियाँवाली. बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये रिस्पायरेशन दरअसल ये होता क्या है. ठीक. सो बेटा रिस्पायरेशन को हम डिफाइन करते हैं दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी. ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हैं या प्लांट्स हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म जो है ये देखा जाता है. इसका मेन मकसद क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो और उन गैसेस के एक्सचेंज के रिजल्ट में हम एनर्जी प्रोड्यूस करें. ठीक है. इसकी बेटा दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है. अगर हम बात करेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन की तो हम इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर वन में कन्वर्ट किया जाता है और इसके रिजल्ट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. और बेटा आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि हमारे सेल के अंदर, क्योंकि ये इंटरनल की टर्म यूज हुई है, तो सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है. सो इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में मैंने कि आपको ऑलरेडी इस चीज का पता भी है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में दोनों आ जाते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक. सो जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है दरअसल इसमें क्या होता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है. दिस वन इज इंटरनल रिस्पायरेशन. उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की तरफ. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है बेटा, इसको हम ऑर्गेनिज्मिक भी कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन जो है, लाइक अगर मैं बात करूँ स्पेशली ह्यूमन बींग्स की, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. और इस तरह प्लांट्स में भी आपको पता है दिन के टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब हो रही होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है, जबकि नाइट टाइम जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. और ये दोनों जो प्रोसेस है बेटा, इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल, ये दोनों इंटरलिंक्ड है. इंटरलिंक कैसे हैं कि बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी तो क्या होगा कि हमारे सेलुलर जो रिस्पायरेशन है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि आपकी टिश्यूज आपको पता है कि उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. और जब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है. कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और टिश्यूज का इनसाइड मूव करना ये जरूरी है, और टिश्यूज के लिए भी, बॉडी के लिए भी, ऑर्गेनिज्म के लिए भी. ठीक है. तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं दीज आर इंटरलिंक्ड. अब आ जाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन. जी, हमारा ये आज का टॉपिक है. देखिए बेटा, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग या मैन की बात करेंगे ना, तो इसमें एक कंप्लीट सिस्टम मौजूद है. ये टर्म जो सिस्टम क्या है, दरअसल आपको याद होगा जब हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल से स्टार्ट होता है, और सेल जब कंबाइन करते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज का नाम देते हैं. ठीक है. अब वही टिश्यूज कंबाइन करके एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जो हैं जब मिल के काम कर रहे होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. और इस तरह बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी दरअसल बहुत सारे ही ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड वगैरह मौजूद है लाइक ब्लड वगैरह, और आउटर एनवायरनमेंट में बाहर से हमने ऑक्सीजन इनसाइड लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर मूव करना है.
ये प्रोसेस जो है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है रिस्पायरेशन का। अच्छा बेटा, ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मतलब इसको, रिस्पायरेशन को जब ये प्रोसेस हो रहा हो तो उन गैसेस को या उन सब्सटेंसेस को किस तरह जो है हम बॉडी में अकोमोलेट कर सकते हैं, उसकी क्या खास जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसको भी मैं डिस्कस करता चलूँ साथ साथ, आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। सबसे पहले कि जहाँ गैसियस एक्सचेंज यानी कि होनी हो खास तौर पे एनवायरनमेंट में, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हमें ऑर्गेनिज्म की उस सरफेस, जो रिस्पायरेटरी सरफेस है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, उसको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। एक तो ये कि मॉइस्ट होना चाहिए, परमेएबल होना चाहिए। परमेबिलिटी की टर्म आप लोगों को पता है, एक्सचेंज हो सके गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कोई भी है, थिन हो, ताकि जो डिफ्यूजन है वो इजीली हो सके। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस का उन्होंने जिक्र किया हुआ है 1 mm और लेस डिस्टेंस, यानी कि उस मेम्ब्रेन का, उस रेस्पिरेटरी सरफेस का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, और सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए ताकि मैक्सिमम अमाउंट जो है ना गैसेस की वो एक्सचेंज हो सके। उसके बाद ब्लड सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ब्लड के ही जरिए से जो है ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होगा, हमारे टिश्यूज की तरफ जाएगा, और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के ही जरिए से लंग्स की तरफ आएगा और बॉडी से आउटसाइड मूव करेगा। उसके बाद वेंटिलेशन का जो मैकेनिज्म है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि एक जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो डेवलप हो अच्छे से, आप जो है एयर इनसाइड मूव कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकें। ये तो थी प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं जरा रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम दरअसल किस तरह से होता है और किन किन पार्ट्स पर, किन किन पोर्शन पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है बेटा, इसको हम दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में बेटा नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स आ जाते हैं। जबकि हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, मे बी शायद आपकी कोर्स की बुक में या कहीं आप पढ़े लेरिंग्स को जो है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंक्लूड करते हैं, तो बेटा ये कई जगहों पे आपको ये वेरिएशन मिलेगी। लेरिंग्स को कहीं आपको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंक्लूड करके बताया जाएगा, कहीं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि ये लेरिंग्स को हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो ये लेरिंग्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का ही हिस्सा है। ठीक है, ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का नहीं है, बट आप लोगों की बुक्स में इसको लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंक्लूड किया गया है। सो आप इसको, बेहतर ये होगा कि आप इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही मेंशन करें, ताकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसके हवाले से ये जो कंफ्यूजन है। और आप देख भी सकते हैं आगे जब हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बेटा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें ट्रैकिया आ जाता है, ब्रोंकाई, लंग्स, ये डिफरेंट जो है ऑर्गन्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेजल कैविटी आपको नजर आ रही है, फिर आपको लोअर साइड पे फेरेंक्स नजर आ रहा है, फिर नीचे नीचे करके आपको लेरेंक्स नजर आ रहा है। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाए तो आपको ट्रैकिया नजर आ रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई मौजूद हैं, और एट द एंड जो है वो लंग्स मौजूद है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की मैं बात करता हूँ। नोज, बोन्स, कार्टिलेज, फैट टिश्यूज से ये बना हुआ होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। इसकी जो ओपनिंग, नोज की ओपनिंग होती है, इनको हम नॉस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। और इनसाइड जो नॉस्ट्रिल्स, इनसाइड नोज जो कैविटी है, इसको हम नेजल कैविटी कहेंगे, हॉलो स्पेसेस होती है।
और दरमियान में हमारा जो नोज सेपरेट है दो पोर्शन में, इस इस पोर्शन को आप लोग नेजल सेप्टम का नाम देते हैं। उसके अलावा जो एंटीरियर पार्ट है नॉस्ट्रल्स है, यहाँ वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, नेटवर्क ऑफ हेयर्स मौजूद होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं नेजल कैविटी के अंदर लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की, और साथ साथ उनके ऊपर सिलिया भी मौजूद है। ठीक है, फिर आ जाते हैं फेरेंक्स की तरफ। अब एक चीज मैं क्लियर करता चलूंगा, ये स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें पढ़ी है ना हमने, इनका अपना रोल है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। खास तौर पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हम नोज हेयर्स और सिलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल इनके दो मेजर रोल हैं। सबसे पहले कि जब भी एयर को हम इनसाइड मूव कराते हैं तो उस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल, पैथोजन वगैरह, हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। तो ये जो नोज हेयर्स हैं या ये जो हमारे पास सिलिया वगैरह है, ये क्या करते हैं, उनको वही एंट्रैप कर लेते हैं, उनको आगे नहीं जाने देते, जिससे क्या होता है कि हमारे लंग्स में एक प्योर एयर जो है वो मूव करता है, और ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरा दूसरा जो मेजर रोल है बेटा, वो ये कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन का मैंने जिक्र किया, ये सिक्रीशन क्रिएट करती है। इसका मेन मकसद ये होता है कि हमारी बॉडी का क्योंकि टेम्परेचर 37 डिग्री है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो बाहर से जो एयर आ रहा है उसका टेम्परेचर तो वेरी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये सिक्रीशन क्रिएट करती है ताकि उस एयर को बॉडी टेम्परेचर तक उसको मेंटेन किया जाए, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है उतने तक उसको मेंटेन किया जा सके, ताकि जब ये हमारी बॉडी में जाए तो एक्सचेंज जो है इसका ब्लड के साथ वो इजीली हो सके, क्योंकि इसमें साफ ज़ाहिर है ऑक्सीजन आ रहा है तो इसने ब्लड के साथ एक्सचेंज तो होना है। उसके लिए इसका टेम्परेचर मेंटेन करना ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो काम करते हैं। फेरेंक्स की बात कर रहे थे बेटा, कौन शेप पैसेज हुए है, ठीक है, और इसमें कॉमन पाथ है आपके डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम का। मेन इसका जो रोल है वोकलाइजेशन में, ठीक है, और इसकी 3 टाइप्स है बेटा, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लरिंजोफेरेंक्स। उसके बाद आ जाते हैं हम लेरेंक्स की तरफ। लास्ट पोर्शन इसमें लेरेंक्स है, ठीक है, ये एनलार्जमेंट है, आपका जो एयरवे है उसकी एनलार्जमेंट है, और ये टॉप ऑफ द ट्रैकिया ये मौजूद होता है बिलो द फेरेंक्स, ठीक है, और इसमें ये मसल्स और कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक है एपिग्लोटिस और एक है ग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या चीज है बेटा, ये स्टैंड अपराइट एक पोर्शन है जो एयर को क्या करता है, अलाउ करता है ताकि वो लेरेंक्स में एंटर हो। जबकि ये एपिग्लोटिस जब कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये उस पैसेज को क्या करता है, क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड पार्टिकल है वो आपके एयर पैसेज में ना जाए। ठीक है, उसके बाद जो ओपनिंग है लेरेंक्स की, इसको हम नाम देते हैं ग्लोटिस का, जो कि मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है। ठीक है, उसके बाद वोकल कॉर्ड्स, यानी कि 2 पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ करके उसी पैसेज में। और डायग्राम में ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाएं ये नेजल कैविटी, नोज की तरफ, दिस वन, ये नेजल कैविटी आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब इसी नेजल कैविटी में आप देख सकते हैं नीचे जो है ये हार्ड प्लेट प्रेजेंट है, बैक साइड पे सॉफ्ट प्लेट है। ये ओरल कैविटी है, दिस वन इज ओरल कैविटी, ये आपके माउथ माउथ का पोर्शन आ गया है। अब ये पोर्शन यहाँ से आपको मैं बता दूं फेरेंक्स के हवाले से, ये नेजोफेरेंक्स कहलाता है। दिस वन इज नेजोफेरेंक्स। थोड़ा सा जो बिल्कुल आपके माउथ के अपोजिट साइड पे जो पोर्शन प्रेजेंट है फेरेंक्स का, आप उसको नाम देते हो ओरोफेरेंक्स। ठीक है, और बिल्कुल नीचे नीचे करके ये लेरेंक्स से थोड़ा सा ऊपर जो पोर्शन है, दिस वन इज ये लरिंजोफेरेंक्स कहलाता है। और इसमें आपको नजर आ जाएगा वोकल कॉर्ड्स, ये दीज आर वोकल कॉर्ड्स,
ग्लोटिस मौजूद है, और ये अपर साइड पे ये देख सकते हैं, दिस वन इज एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, दिस वन एपिग्लोटिस। ठीक हो गया बेटा। तो ये तो था हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अब हम आ जाते हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक की तरफ। बेटा इसमें ट्रैकिया आ जाता है, और हमारे पास ब्रोंकाई आ जाते हैं, अल्वुलाई आ जाते हैं, लंग्स वगैरह। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रैकिया है क्या? दरअसल ये विंड पाइप है, मेम्ब्रेनस ट्यूब है, सी शेप कार्टिलेज के ये बने हुए होते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यूज के स्मूथ मसल्स होते हैं, 15 to 20 सी शेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कार्टिलेज होते हैं, एयर का पैसेज होता है। ये फर्दर बेटा जब लंग्स के करीब पहुंचता है ना, तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ठीक है, स्मॉल ट्यूब्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब ये ट्रैकिया था ना, सी शेप कार्टिलेज, अब ये सी शेप नहीं रहेंगे। जैसे ही ब्रोंकाई स्टार्ट होगा ना, तो ये कंप्लीट कार्टिलेज के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बिल्कुल स्फेरिकल शेप में। अब सी शेप नहीं होंगे। ठीक है, ये स्मॉल ट्यूब्स हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी अब लंग्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में दो लंग्स मौजूद होती हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो जो लेफ्ट लंग है उसमें इसकी ब्रांचिंग जो है वो दो ब्रांच आपको लेफ्ट लंग में इसकी नजर आएंगी। ठीक है, और 3 ब्रांचेस जो है आपको इसको राइट लंग में नजर आएंगी। उसके बाद ये फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में, और टर्शरी के बाद ये आगे ब्रोंक्यूल्स बना लेते हैं स्मॉल, जो लेस देन 1 mm, यानी कि उनका जो डायमीटर है वो लेस देन 1 mm होता है। अब ये यहाँ पे फर्दर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एट द एंड, डायग्राम में बेटा मैं आप लोगों को यहाँ से बताता चलूं। दिस वन इज लेरेंक्स, ये दिस वन इज ये लेरेंक्स है, राइट लंग, एंड लेफ्ट वन। अब ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है ट्रैकिया, दिस वन इज ट्रैकिया। ये कार्टिलेज जो सी शेप कार्टिलेज का मैं जिक्र कर रहा था, दीज आर सी शेप कार्टिलेज। ये एंड करते हैं, यहाँ पे एक लार्ज कार्टिलेज होता है जिसको करीना का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से फिर ये एक ब्रोंकाई जो है प्राइमरी, वो मूव करता है राइट में, और एक मूव करता है लेफ्ट में। तो लेफ्ट वाला जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जबकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और ये फर्दर फिर आगे ब्रोंक्यूल्स, और एट द एंड इनका होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद इसमें बेटा हमारे पास है अल्वुलर डक्ट्स या अल्वुलाई। ये क्या चीज है बेटा? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्वुलर डक्ट्स में। ठीक है, एयर स्मॉल एयर फिल्ड चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप अल्वुलाई का नाम देते हैं। और 700 कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन अल्वुलाई जो है वो हमारी एक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो लंग्स हैं उनमें ओवरऑल इतने मौजूद होते हैं। इनकी जो वॉल है वो 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है। क्यों? क्योंकि दरअसल रिस्पायरेटरी सरफेस, दरअसल यही तो है, अल्वुलर डक्ट्स ही तो रिस्पायरेटरी सरफेस का काम करेंगे ना, क्योंकि एयर ने जो है अल्वुलर डक्ट्स में आना है मूव करके, तो यहीं से एक्सचेंज होगी। और इनके बाहर जो है आपको काफी तादाद में डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज नजर आएगा। फिर इनके बारे में बताया गया है कि थिन फ्लैटेंड सेल्स और रिड्यूसिंग, उसमें क्या होता है, साफ ज़ाहिर है जब एक्सचेंज होगी तो कम से कम डिस्टेंस चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ जो है वो फिक्स हो सके, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है वो इनसाइड द लंग आ जाए। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं, क्योंकि बेटा जब अल्वुलाई में एयर आता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, ये फूल जाता है, और जब एयर निकलता है तो ये दोबारा सिकुड़ जाता है। तो ये अगर कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन्स कि अगर ये इनकी कंप्लीशन ना होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस कंप्लीशन की वजह से इनमें एक्सपेंडिंग एंड रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये तो बेटा हो गया हमारे पास अल्वुलर डक्ट्स के हवाले से। मैं स्ट्रक्चर की तरफ आता हूँ। जी बेटा, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस पोर्शन में ना बेटा वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स खत्म हो जाते हैं। अब ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं, और अब वो कार्टिलेज भी खत्म हो गया, अब मैस आ गया है, अब सिंपल जो है टिश्यूज आ गए हैं।
अब वो कार्टिलेज खत्म हो गया है जब हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात की थी। अब ये देखिए ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया ये सैक, जिसमें अंगूरों के गुच्छे होते हैं बेटा। अब इसमें जो आर्टरी, ये रेड कलर में आर्टरी आपको नजर आ रही है, ब्लू कलर में वेन नजर आ रही है बेटा। जो लंग से कंसर्न आर्टरीज और वेन्स होती है ना, हम उनको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का नाम देते हैं, ठीक है। ये ब्लड जो है, ये ब्लड की नेटवर्किंग कैपिलरी, क्योंकि आर्टरी और वेन फर्दर जो है वो कैपिलरीज में डिवाइडेड होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका इनर साइड है, जहाँ पे अंदर जो है वो ऑक्सीजन या मींस एयर जो है वो मौजूद होगा। ऑक्सीजन ब्लड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, उसके बाद जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया वो अंदर चला जाएगा और ऑक्सीजन ब्लड के साथ फ्यूज हो जाएगा और ब्लड उसको दोबारा क्या करेगा, वापस ले जाएगा किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। ठीक हो गया। ये आपने जहन में रखना है, ये स्ट्रक्चर था हमारा अल्वुलर डक्ट्स और अल्वुलाई। हमने यहाँ पे खत्म किया अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। उसके बाद हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, लंग्स का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। फिर लंग्स से आप लोग फेमिलियर हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद कोनिकल इन शेप होते हैं, ठीक है। इनका जो बेस है, यानी कि जो डाउनवर्ड बेस, वो डायफ्राम के करीब करके प्रेजेंट होता है, जबकि इसका एपिक पोर्शन है, टॉप पोर्शन है, ये क्लेविकल, अपर जो बोन्स होती हैं, क्लेविकल बोन्स उतने तक मौजूद होते हैं। मैक्सिमम इनका साइज बताया गया है। और इनकी सेपरेशन हर्ट और मेडिस्टनम से होती है। दरअसल ये वो पोर्शन है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा लेफ्ट लंग है, उस लेफ्ट लंग वाली साइड पे हमारा हार्ट मौजूद होता है। इसकी वजह से लेफ्ट लंग एज कंपेयर टू राइट लंग जो है वो छोटा होता है। उसके बाद लेफ्ट लंग की 2 लोब्स हैं, और क्योंकि वो स्पेस जो है वो हार्ट के साथ शेयर कर रहा होता है, जबकि राइट लंग में 3 लोब्स देखने को मिलती हैं। वो आगे मैं स्ट्रक्चर में आपको बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिलम, ये ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन है, जहाँ से डिफरेंट आर्टरीज, डिफरेंट वेन जो है वो इंटर हो रही होती है इनसाइड। और एक और चीज भी बेटा, ये लंग्स के ऊपर ना एक कवरिंग मौजूद होती है, जिनको प्लेरा कहते हैं। लंग्स के ऊपर जो है ना, एक उसके ऊपर एक कवर सा मौजूद होता है, टिश्यूज का स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर मौजूद होता है, प्रोटेक्ट किया होता है उसने उसको, उसको हम प्लेरा का नाम देते हैं। ये स्पॉन्जी होते हैं लंग्स, और खास तौर पे लंग्स के जो किनारे किनारे हैं ना, वो आपको स्पॉन्जी नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ अल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से, ठीक है। उसके बाद अल्वुलर सैक्स, ये सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स के बने हुए होते हैं। ये उसकी कंप्लीशन बताई है जी बेटा। डायग्राम की तरफ आ जाए, यहाँ से मैं अब आपको क्लियरली जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ लेकर आता हूँ बेटा। हम लोगों ने नेजल कैविटी से स्टार्ट लिया, नेजल कैविटी मौजूद है, यहाँ से आप देख सकते हैं। डाउनवर्ड मूव करेंगे, फेरेंक्स है, फेरेंक्स से नीचे हम लेरेंक्स की तरफ आ जाते हैं। दिस वन इज, यहाँ से लेरेंक्स स्टार्ट हो जाता है। दिस वन इज एपिग्लोटस, ये आप देख सकते हैं नीचे। वोकल कार्ड्स भी आपको नजर आ रहे हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में, दीज आर वोकल कार्ड्स। नीचे डाउनवर्ड मूव करेंगे, दिस वन इज ट्रैकिया। मूव करते हैं तो यहाँ से फिर ब्रोंकाई स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास राइट लंग है, ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। मैं दरअसल लंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो लेफ्ट लंग में देखिए हमारे पास सुपीरियर लोब है और इंफीरियर लोब, 2 लोब मौजूद है। और दोनों लोब आप देख सकते हैं, अपर में आपको सुपीरियर नजर आ रहा है, लोअर साइड पे आपको जो है वो इंफीरियर लोब नजर आ रहा है। जबकि राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। जिस वन सुपीरियर, अपर साइड पे आपको सुपीरियर नजर आएगा, एक सेंटर में लोब नजर आएगा जिसको मिडल लोब कहेंगे, और बिल्कुल एक डाउनवर्ड लोब नजर आएगा जिसमें इंफीरियर। और ये नीचे डायफ्राम मौजूद है। ये मैडम एक मस्कुलर जो है ये पोर्शन होता है आपकी बॉडी का, जो आपकी लोअर एब्डोमेन को ना, डायफ्राम की बात कर रहा हूँ, लोअर एब्डोमेन को सेपरेट करता है अपर पोर्शन से। ये बेटा आपने जहन में रखना है। तो बेटा ये तक हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज बेटा।